सबसे पहले तो एक अजब से वक्त में मेरे ख्याल से उनका जो सफारती कैरियर है, बाइडन इंतज़ामिया में जो सेक्रेटरी ख़ारजा सेक्रेटरी ब्लिंकन है, उनके सफारती कैरियर का और ख़ुद अमेरिका का और प्रेसिडेंट बाइडन का ये शायद सबसे मुश्किल दौरा है जिसमें वो काहिरा पहुँचे। उन्होंने आना था मशरिक़ वस्ता, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब काहिरा वो पहुँचे और काहिरा में जो काहिरा में जो उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं, वो समी शौकरई जो कमाल के आदमी हैं, और इन दिनों में जो उनका एक रोल सामने आया है, इजिप्ट बहुत उभर के दोबारा जो है ना वो ग्लोबल स्टेज पे बहुत इम्पोर्टेंट रोल में सामने आया है। उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो ब्रिक्स प्लस इजलास में शिरकत के लिए रशिया में है। अच्छा, ये ब्रिक्स प्लस जो है, ये एक तो पहली दफ़ा जब से ब्रिक्स ममालिक ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जब से इसमें नए मुल्क शामिल हुए हैं, इथोपिया और सऊदी अरेबिया और यूएई और जो है वो ईरान, ये सारे मुल्क शामिल हुए हैं, तो उन सब के वज़ीर ख़ारजा भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो ये पहली दफ़ा वहाँ पर जो है वो ये ब्रिक्स प्लस जब से इस साल जब ऐड हुए हैं नए मुल्क, तो ये सारे मुल्क वहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें वो मुल्क भी, उन मुल्क ममालिक को भी मदऊ किया गया है जिन्होंने ब्रिक्स में शामिल होने के लिए अप्लाई किया और जिनको ब्रिक्स की मेंबरशिप मिलने जा रही है अगले कुछ अर्से में। मिसाल के तौर पे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा वहाँ मौजूद हैं। एक तो वांग यी देखें ना, चाइना के, यहाँ इंडिया में उनके सेक्रेटरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो मतभेड़ ना हो ज़रा चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हालात की उसकी वजह से, लेकिन क्योंकि वहाँ पर आज कैबिनेट ने उठाया, इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो कैबिनेट है वो बड़ा मुल्क है, बहुत ज़्यादा बड़ी कोलिशन को 30 शायद कैबिनेट में फेडरल मिनिस्टर्स हैं और बाकी वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, और लेकिन जो 3-4 पोर्टफोलियोज़ हैं वही पुराने हैं। मिसाल के तौर पे वज़ीर ख़ारजा जयशंकर रहेंगे, ठीक है, अमित शाह अपनी जगह पे रहेंगे और राजनाथ सिंह जो हैं वो अपनी जगह पे रहेंगे, ठीक है, दाखिला और जो वज़ीर दिफा, और जयशंकर जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे एज अ फॉरेन मिनिस्टर। तो ये 3-4 पोर्टफोलियो जो इम्पोर्टेंट, बाकी जो हैं जैसे हमारे यहाँ होता है ना, मतलब 3-4 वजारतें, बाकी को कहता है मुझे हाउसिंग दे दो, मुझे ये दो, मुझे इधर दे दो, मुझे, तो सबको बाकी इत्तेहादी उसी में खुश हैं उनके, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज़ हैं ये वही हैं जो कि पिछली गवर्नमेंट में रहे हैं। लेकिन वहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी गालिबन ब्रिक्स में पहुँचे हैं क्योंकि ओवर टेकिंग वगैरह और ये पोर्टफोलियोज वगैरह आज फाइनल हो रहे हैं। लेकिन जो मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ कि वहाँ ब्रिक्स में टर्की, थाईलैंड, वेनेजुएला, कई ममालिक मजीद उनके वज़ीर ख़ारजा पहुँचे हुए हैं। और मैं नहीं जानता कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के पहुँचे हुए हैं, सऊदी अरेबिया के फैसल बिन फरहान पहुँचे हुए हैं। इंडिया, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ने अब तक अप्लाई किया है ब्रिक्स में जाने का। 2024 का निस्फ जून है, क्या हम इस साल ब्रिक्स में हमने अप्लाई कर दिया है? क्या हम जाना चाहते हैं, या कहीं पर हम दो कश्तियों में एक साथ, मतलब दो कश्तियाँ भी हों तो ब्रिक्स तो सऊदी अरेबिया, यूएई, ईरान, साउथ अफ्रीका, मतलब सारे मुल्क ब्रिक्स का हिस्सा दुनिया बन रही है। तो क्या हमने अप्लाई किया है या हमने बिल्कुल हम आउट हैं उससे फ़िलहाल? तो ये मैं गुजारिश कर रहा था कि इसाक डॉक्टर साहब थोड़ा सा बस बताएं हमें, या कोई हुकूमत बताए आके, लेकिन क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है तो नहीं है तो हमें पता तो चले ना कि व्हाट नेक्स्ट। उनकी करेंसी आ रही है, उनका क्या, हम किसी उसमें हैं, या हम ये सीपैक और हिमालय से ऊंची दोस्ती, वो सारी अपनी जगह बातें, मगर हम उस लीग में हैं कि नहीं जहाँ टर्की को उन्होंने बुला लिया है। टर्की ब्रिक्स में आ रहा है, थाईलैंड पहला मुल्क है साउथ ईस्ट एशिया का जो हिस्सा बनने जा रहा है ब्रिक्स का, तो बड़ी एक सेलिब्रेशन हो रही हैं। अच्छा, तो वहाँ पहुँचे हुए जनाब मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, यहाँ पीछे सेक्रेटरी ब्लिंकन पहुँचे हैं, और सेक्रेटरी ब्लिंकन के लिए अब बड़ा मुश्किल है कि वो क्या सीज़ फायर करवाते हैं। ये जंगबंदी का प्लान जो कि 31 मई को प्रेसिडेंट बाइडेन ने पेश किया था, 3 फेजेस का, और ये सारा, या वो नहीं करवा पाते,
क्योंकि वो उनकी मुलाकात वहाँ तो वज़ीर ख़ारजा थे नहीं, तो उनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट सीसी से हुई है, सेक्रेटरी ब्लिंकन की। उसके फ़ौरन बाद बस मुलाकात उन्होंने की है, उसके बाद इसराइल पहुँच गए और वहाँ पे उनकी मुलाकात जो है नेतन्याहू से होगी और साथ उनकी मुलाकात जो है वो वज़ीर दिफा गैलेंट से होगी। लेकिन रात को, कल शाम को, जो गैंस थे जो कि उनके साबिक वज़ीर दिफा और जो जंगी काबीना के एक रुकन थे और जो फ़ौज के सरबराह भी रह चुके हैं, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने कहा था मैं 8 तारीख को अलग हो जाऊंगा, इस हुकूमत का हिस्सा नहीं रहूंगा, तो वो हुकूमत से अलग हो गए। अब ये 2 रुकनी काबीना जो है, ये 3 रुकनी जंगी काबीना तो ख़त्म हो गई, तो इसमें रह गए अब सिर्फ 2। मतलब वो रिक्शे रिक्शे के होता है ना, एक पहिया निकल गया तो अब साइकिल बन गई, तो उसका भी एक पहिया, वो अजीब सी कैबिनेट, एक कैबिनेट थी, एक ये वॉर कैबिनेट बनी थी, फारिग हो गई। और उसके साथ ही वहाँ पर जो है वो उनके जनरल एवी रोजनफील्ड, जनरल ये ब्रिगेडियर जनरल हैं एवी रोजनफील्ड, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और ये इसराइली फ़ौज के जो गज़ा की जो पट्टी है उसके इंचार्ज, और ये गज़ा ऑपरेशन भी उनके अंडर हुआ, उन्होंने अपने अहदे से इस्तीफ़ा दे दिए। और उस इस्तीफ़े में उन्होंने ये कहा है कि आई फेल्ड इन माई लाइफ्स मिशन, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े मिशन में नाकाम हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पे इंसानी जानें चली गई, जो कि जिनकी तादाद अब तक 274 बेगुनाह फ़लस्तीनी जो हैं वो शहीद हुए। तो ये और बहुत सारे ज़ख्मी हैं और वहाँ पे जंग अभी भी हो रही है। अब इन हालात में सेक्रेटरी ब्लिंकन का ये बहुत टफ डिप्लोमेसी इस वक्त है कि क्या वो हो सकता है, क्या स्टिल सीज़ फायर की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। क्योंकि देखिए सऊदी अरेबिया के तो चले गए फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को, ये सारे ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स, ईरान के मॉस्को, तो ये वहाँ पर, और 5 अरब ममालिक जो हैं उनके वज़राए ख़ारजा जो मॉस्को में हैं, उनका ब्रिक्स से हट के रशिया के फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक अलग मीटिंग हो रही है जिसमें गज़ा डिस्कस हो रहा है और मशरिक़ वस्ता डिस्कस हो रहा है, यानी रशिया अरब, फिर उसके बाद रशिया अफ्रीकन, फिर उसके बाद अरब अफ्रीकन, ये सारी मीटिंग्स हो रही हैं बायलैटरल। इसलिए मैंने कहा कि ये, और चाइना के वांगी वहाँ पे हैं, सर्गेई लैवरोव वहाँ पे हैं, टर्की वहाँ पे है, ये सारे मुल्क, सऊदी अरेबिया वहाँ पे है। तो इस वक्त जो है वो डार साहब ओमान में है, क्योंकि वो जो गज़ा की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो शरीक हो रहे हैं, जिसमें सेक्रेटरी ब्लिंकन आएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि और कुछ ज़ाहिर है वहाँ पर भी होंगे, जॉर्डन होगा, बाकी होंगे मुल्क, लेकिन जो यहाँ पे जो है वो मौजूद हैं। पाकिस्तान की नुमाइंदगी गज़ा कॉन्फ्रेंस में होगी। सेक्रेटरी ब्लिंकन इसराइल के बाद जॉर्डन में जो गज़ा कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो जिसमें इमदाद के लिए और बाकी उसमें शरीक होंगे, और उसके बाद वो कतर चले जाएंगे। लेकिन एक मामला इसमें और हुआ है, और वो ये है कि अमेरिका ने हमास के साथ डायरेक्ट डायल कर लिया है इसराइल को निकाल के, और वो ये किया है कि अगर वो सीज फायर एग्रीमेंट पे इसराइल तैयार ना हो तो डायरेक्ट अमेरिका थ्रू कतर हमास से बात करेगा कि आप बाकी सारे छोड़ें, जो 5 अमेरिकन आपके पास है हमास, उनको आप अमेरिका के हवाले कर दें। तो अमेरिका जवाब में, अमेरिका हमास से क्या कमिटमेंट करेगा, क्योंकि हमास ऐसे तो नहीं देगी ना 5 अमेरिकन को, अमेरिकन भी कुछ देंगे उनको। तो ये उस पर हम ज़रा बाद में ज़रा डिटेल्स आएँ, लेकिन अभी ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि, और मैं यहाँ पे जो है वो ये अमेरिकन मीडिया ने आज इसको रिपोर्ट किया, और ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि जो उनका मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और ये अरब मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, और ये इसराइल का मीडिया भी कर रहा है कि अमेरिका ने डायरेक्ट जो है वो रब्ता कर लिया है हमास से वाया कतर। तो कि अगर ये सीज फायर एग्रीमेंट जिस पे इसराइल आमादा नहीं होता, और क्रैक्स हो गए, गांस अलग हो गए हैं, गैलेंट अलग हैं, वो इंतहा पसंद आगे आ गए हैं, वो एक अजीब सी बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल बना हुआ है। अब इस पॉलिटिकल टर्मोइल में क्या वो कायल कर पाते हैं, वो नेतन्याहू से मिलेंगे, वो गैलेंट से मिलेंगे, और ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो गान से भी मिलेंगे जो अलग हो गए, जिनका बारे में मैंने बताया था कि आज इलेक्शन हो जाए इसराइल में तो गान पोल्स ही बता देंगे गान जीतेंगे, जो कि उनके साबिक आर्मी को भी हेड करते रहे और वजीर दिफा भी रहे। तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है। लेकिन
इस पॉलिटिकल टर्मोइल में जो सेक्रेटरी ब्लिंकन, जो अमेरिका की जो पॉलिसी, जो बड़ी एक पॉलिसी बड़ी मुनासिब सामने आ रही है, जो बड़ी कि वो अब बायलेटरल बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया से, बायलेटरल मतलब इसराइल से एक अलग मामला है। पहले वो कंडीशनल था ना कि आप इनको मानेंगे तो ऐसे होगा, फिर इनको मानेंगे तो ऐसे होगा। अब सऊदी अरेबिया से डिफेंस डील होता है, अमेरिका सऊदी अरेबिया, अमेरिका यूएई, अमेरिका टर्की, मतलब वो डायरेक्ट आपके मुल्कों से बात हो रही है, जो कि एक अच्छा हुआ उसमें इसराइल की पख निकल गई। और ये इसराइल की बहुत बड़ी अजीब सूरत हाल डेवलप हो जाएगी अगर अमेरिका ने अपने 5 कैदी छुड़वा लिए या इसराइल से, सॉरी हमास के पास से, और इसराइल और अमेरिका निकल गया पतली गली से कि अब जो होना है पीछे वो देखा जाए। बस जाहिर है वो अगर जंग फैलती है तो अमेरिकन भी कहते हैं ना कि भाई हमने ठेका नहीं लिया, वो बाकी दुनिया आके संभाल लेगी, चाइना आ जाए, रशिया को संभाले, जो करना है करें, बस हमारे ये बंदे निकलें, क्योंकि इससे ज़्यादा वो इसराइल अब एक लाइबिलिटी बन गया है कि वो नेतन्याहू कुछ नहीं सुन रहा। और फिर उसके बाद लेकिन जाहिर है कि अगर जंग फैलती है तो ना वो लेबनान के हक़ में, ना वो सीरिया के हक़ में, ना वो, लेकिन इसको रोकना भी किसी ने, नेतन्याहू को कोई तो रोकेगा ना। अमेरिका अब अपने जो बाइडन प्लान है, अब ये बात इंटरेस्टिंग है, वो बाइडन प्लान को पेश कर रहा है अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में। माजी में जहां पे वो वीटो करता रहा है, अब वो सीज फायर के अपने प्लान को पेश कर रहा है, जिसके बारे में जो है वो रशिया ने कहा था कि हम वीटो कर देंगे। लेकिन अगर हमास और ये अरब ममालिक के जो 5 वज़रा मौजूद है मॉस्को में, ये अगर रशिया से कह देते हैं कि नहीं आप अभी इसको सीज फायर पे वीटो ना करें, तो अमेरिका सिक्योरिटी काउंसिल से इसको वीटो करवा के पाबंद कर देगा इसराइल को कि सीज फायर। यानी सिचुएशन बड़ी इस वक्त, यानी ये देखना ये है कि रशिया वीटो ना करे। अगर और इस वक्त यकीनन अरब ममालिक सारे वहाँ पे 5 अरब ममालिक मौजूद हैं मॉस्को में, ब्रिक्स प्लस में, तो वो रशिया को कायल कर लेते हैं कि क्योंकि उनके कहने पे ही रशिया कह रहा था ना वीटो नहीं करेंगे। हमास भी कहती है कि आप सीज फायर करें, ये कत्ल गारत तो अमेरिका पेश करेगा, तो वो 3 मराहिल वाला प्लान सिक्योरिटी काउंसिल पास कर देगी। सिक्योरिटी काउंसिल का पास होना कुछ और होता है, जनरल असेंबली का पास होना कुछ और होता है। सिक्योरिटी काउंसिल ये है कि जो 9/11 के बाद हुआ था, सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस, ठीक है ना, तो वो फिर अमल दरामद करवाना फिर एक होता है सिक्योरिटी काउंसिल का काम कि आप कैसे उस पर अमल दरामद करवाते हैं, फिर आप बाय फोर्स अमल दरामद करवाते हैं। लेकिन इसी दौरान जो है एक और टर्मोइल खड़ा हो गया, बहरान दर बहरान दर, जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी इंतशार और खलफिशार को ख़त्म करना लाजमन, ये शायद हम डिले हो गए हैं इसमें, अभी ख़त्म करें इसको, कैसे आगे निकलें, ये फंस गए हैं, ये अरेंजमेंट नहीं डिलीवर कर पा रहा। आप आज 10 दिन लगा दें, आप इसको 50 दिन लगा दें, आप 4 महीने लगा दें, ये एक पॉलिटिकल टर्मोइल जो कि मईशत को बीचने, एक लोगों को एक होता है ना स्टेबिलिटी नहीं है। अब इसमें जो नया फैक्टर आ गया अचानक, वो ये हुआ है कि यूरोपीय पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ है। यूरोपीय पार्लियामेंट भी एक अपना ईयू है ना, एक शेंगन है, एक ईयू है, एक यूरोप है, उसको साथ एक ईयू जो है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट 720 सीटें हैं उसकी। अब हर मुल्क उसमें जो ईयू का मौजूद है वो उसमें अपना अपना हिस्सा डालता है। अब अगर उसका जो रिजल्ट आया है ईयू का, ईयू की पार्लियामेंट का, तो उसमें जो अक्सरियत है वो तो जो सेंट्रिस्ट पार्टीज हैं, यानी जो ना लिबरल हैं ना आप समझें कि राइट विंगर्स हैं, जैसे सेंटर में सेंटर जो पार्टीज हैं, अक्सरियत उनकी है अभी भी। लेकिन जो राइट विंग है और फार राइट, दो हो गए ना, सेंटर, राइट विंग और फार राइट। तो राइट विंग हो गए दाएं बाजू, और फार राइट को आप कह सकते हैं कि इंतहा, बिल्कुल एक साइड पे इंतहा पसंद। और इसी तरह से आप कहते हैं कि लेफ्ट या फार लेफ्ट, बिल्कुल ही जो किसी और दुनिया में हो। 12 तो ये सेंट्रिस्ट पार्टीज की अक्सरियत है, लेकिन राइट और फार राइट घुस के उन्होंने अपनी सीटें ज्यादा ले ली हैं। यानी अब इसका असर पाकिस्तानी पूरी दुनिया में पड़ने जा रहा है, क्योंकि ये वो पार्टीज हैं जो कहती हैं कि बाहर से इमिग्रेशन ने नहीं आना, बाहर से मुल्कों के वीजे बंद करें, बाहर के मुल्कों की नेशनलिटीज, ये प्रो यूरोप पार्टीज हैं।